जैसा कि हमने एसिड बेस से स्टार्ट करा दिया था और हमने एसिड और बेस की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दी थी, जिसके बारे में हमने दो इंडिकेटर्स बताए थे। एक हमने बताया था कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर्स, और एक बताया था सिंथेटिक। अभी सिंथेटिक के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल सभी को पता है, मतलब अभी तक हमने वो कराया हुआ है जो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखो, चलो देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दैट इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, दैट इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो हम कई सारे केमिकल से बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो इंडिकेटर्स का आपको याद रखना है। एक है कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, नैफ्थलीन लिख देता हूँ पहले मैं। नैफ्थलीन, और दूसरा है आपका कौन सा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ऑरिजिनली होता क्या है कि ये एसिडिक होता है ऑरिजिनली, और ये बेसिक होता है। टेबल के अंदर हमने सबका कलर लिखा दे रखा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको याद होना चाहिए। नैफ्थलीन क्या है आपका, कलरलेस होता है। सॉल्यूशन कौन सा होता है, कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज कलर ही होगा उसका। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेबल के हिसाब से देखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नैफ्थलीन, और यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, और आगे बढ़ा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेड लिटमस, यहाँ लिख देता हूँ ब्लू लिटमस। ठीक है, और इधर एक और बढ़ा देता हूँ मैं, नैफ्थलीन है, फ्लॉप्थलीन लिखा है मैंने। अच्छा, ये गलत लिख दिया फिर मैंने, पता नहीं वो, पता है क्यों ध्यान आ रहा है। अभी पीछे क्लास स्टार्ट हुई, अभी पीछे क्लास गई है ना 9th वाली, तो उसमें मेथड में वो सब्लिमेशन का बता रहा था वो, तो सब्लिमेशन सब्लाइम सब्सटेंस नैफ्थलीन हुए, तो दिमाग में भी नैफ्थलीन भर गया है। तो ये फिनॉफ्थलीन है एक्चुअली। स्पेलिंग तो खैर ठीक है, मैं देख भी रहा था, मैंने कहा स्पेलिंग तो करीब करीब वही है, फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, पर दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं हुआ। तो ये फिनॉफ्थलीन है। टर्मरिक, ये तीन इसके अंदर आपके 1 2 3, ये तीनों आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, और ये दो आपके क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगर हम दोनों के अंदर एसिड का देखें कि एसिड का किस तरह से इनके ऊपर चेंजिंग आती है, तो ध्यान दो, टर्मरिक एसिड में क्या रहेगी आपकी, ठीक है, ये ज़्यादा चेंज नहीं होगी। अगर फिनॉप्थलीन देखा, जैसे मैंने बताया था, इसका ओरिजिनली कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, इसलिए बोला था आपका क्या ये एसिडिक है। इसका कलर क्या होगा ऑरेंज का, देखो क्या लिखा है, कौन सा कलर होगा इसका, रेडिश कलर होगा। ठीक है, और इसका तो पता ही है, एसिड में तो रेड ही होता है। जब आपका एसिड है ना, अगर रेड लिटमस में डालोगे तो वो क्या रहेगा, रेड ही होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं रेड लिटमस आपका ओरिजिनली रेडिश ही होता है। ठीक है, लेकिन ये ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रेड। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बेस,
तो टर्मरिक कौन सी हो जाएगी आपकी? रेडिश हो जाएगी। अगर हम मान लो जैसे कड़ी का दाग होता है ना, उसको अगर बाई चांस साबुन से धोओगे तो पहला कौन सा कलर हो जाएगा? ये येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ वाटर डालो उसमें, फिर आपका वही कलर आ जाएगा येलो वाला। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से क्या हो जाएगा, उस साबुन क्या हो जाएगा, उसके अंदर से निकल जाएगा, फिर वही कलर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? फिनोप्थलीन नहीं, ये इनका कलर हो जाएगा, धरती का। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज का कौन सा कलर होगा बताओ? क्या लिखा है? येलो। ठीक है, रेड में ब्लू और ब्लू में ब्लू, क्योंकि जो बेस होता है वो ब्लू लिटमस वो बेसिक होता है करेक्टर, और रेड लिटमस का कौन सा करेक्टर होता है? एसिड। हो गई टेबल। अब ये याद रखना है, ध्यान रखना, 1 नंबर में एमसीक्यू में किसी भी तरह से आ सकता है ये। ठीक है, अब एक बात समझो, हमारे पास में 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं। एक में वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ लिटमस है एक ही वाला, दोनों लिटमस नहीं है, हमारे पास रेड लिटमस है बस। हम कैसे पहचानेंगे किस में वाटर है, किस में एसिड है, किस में बेस है? एक ही लिटमस है बस सिर्फ। तो वाटर में भी चेंज नहीं होगा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सही बताया है। मतलब हम तीनों के अंदर रेड डालेंगे। नहीं सर, अगर वो हार्ड, सुन लो पहले, तीनों के अंदर रेड डालेंगे, किसी में तो ब्लू होगा, अलग कर दो, उसको हटा दो, आपको पता चलेगा कौन सा है वो बेस। ठीक है, अब जो कलर था लिटमस का वो कौन सा हो गया? अब कौन सा लिटमस है तुम्हारे पास? अब ब्लू लिटमस है नहीं है? अब ब्लू लिटमस किसको करेगा? एसिड को। तो अब 2 ही तो रह गए, एक एसिड एक वाटर। तो फिर वो जो रेड कलर है जिसमें वो एसिड हो गया और जो बेस हो गया, खत्म हो गया ना। ठीक है, तो वो रेड ब्लू आने के बाद वापस रेड हो जाएगा। ऑब्वियसली रेड हो जाएगा दोबारा। तो ऐसे ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पर वो कपड़ा था क्या? किधर गया? है? अरे नहीं, देखो एक तीसरा इंडिकेटर्स रहता है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलो एक ऑप्शन देता हूँ तुम्हारे पास, 2 घंटे की साइंस की कर देता हूँ मैं। बहुत अच्छी क्लास होगी, मैं टेंशन नहीं। चलो तो शांत हो जाओ, देखो तो सही, अभी देखो हम पढ़ा रहे हैं, देखो टेंशन मत लो। आगे देखो, आगे नेक्स्ट। अब आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि एक देखो हमारे अंदर
आगे अगले चैप्टर में बायो के हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे आँखों में क्या होता है, हम क्या फोटो रिसेप्टर होता है क्योंकि वो लाइट को पहचानता है। कान के अंदर फ़ोन वाला रिसेप्टर होता है, जिसे फोनो रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि सुनने में यूज होता है। समझ रहे हो? इसी तरह से जीभ है, टंग है, तो वो टेस्ट के लिए होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं हम। इसी तरह से सूंघने के लिए भी होता है। अब हमें पता चल जाता है ना कौन सी में क्या स्मेल आ रही है। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या कहते हैं? अब क्योंकि ये सिर्फ किस पे बेस्ड है, सूंघने पे ही बेस्ड है, स्मेल पे ही बेस्ड है ये वाला, तो ये जो इंडिकेटर्स है कहते हैं क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसका मतलब क्या क्या, ऑल्फैक्टरी आपको ये तो बता दिया कि कहीं ना कहीं पे स्मेल से रिलेटेड है, ये टर्म है। तो दैट रिसेप्टर इन विच द ऑर्डर ऑफ द सबस्टेंस चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सॉरी इंडिकेटर्स। ठीक है, दोज इंडिकेटर्स हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इंडिकेटर, सॉरी वही रिसेप्टर ध्यान आ रहा है। दोज इंडिकेटर्स हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये चेंज कैसे होगी? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल याद रखने। एक वेनिला हो गया, वेनिला सुना है ना, क्लोव्स सुनिए, क्लोव्स लौंग जो होती हैं, ओनियन हो गई, प्याज जो होती है, ठीक है, जिंजर हो गया, ये कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब जैसे मैं एक बताता हूँ तुम्हें किस तरीके से हम इसको एक्सपेरिमेंट में डाल सकते हैं। प्याज तो सबके घर में होती है, तो आप क्या करो, प्याज लो, उसको क्रश कर लो पूरा, और क्रश करके गीले कपड़े के अंदर बांध दो उसे, ठीक है, और फ्रीज में रख दो रात को। ठीक है, हम रेसिपी नहीं बता रहे, इधर ध्यान दे लो। तो अब क्या करो, सुबह उसको निकालो, प्याज को तो आप क्या करोगे, तो वो तो सलाद ही बनाएंगे, लेकिन तुम लोग फेंक देना, ठीक है। तो अब जो क्या करोगे कि जो कपड़ा था आपका, जो क्लॉथ था, मतलब आपको कॉटन क्लॉथ लेना, ये भी ध्यान रखना, जो क्लॉथ था वो आपका इंडिकेटर्स बन गया। कौन से वाला? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब क्या होगा, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ोगे, एसिड होता है, कोई और एसिडिक सब्सटेंस, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। और जब उसमें साबुन डालोगे या कोई और चीज़ डालोगे बेस वाली, तो उसकी अलग अलग स्मेल होगी, ठीक है ना। तो उन एसिड वाले की एक अलग तरह से कॉमन स्मेल होगी और बेस वाले की अलग से एक कॉमन स्मेल होगी। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा नेचर है इसका, एसिडिक है, और ये कौन सा नेचर है इसका, बेसिक है। इस तरह से हम किसी का भी क्या नाम है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बना सकते हैं, चाहे वो वनीला हो गया, क्लोव हो गया, इस तरह से। समझ में आ गया? तो ये तो आपकी बेसिक चीज़ें थी जिससे हमें एसिडिक और बेसिक के बारे में पता चलता है। अब जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कुछ रिएक्शन तो पहले ही कर चुके हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन, कुछ मैंने शुरू में ही तुम्हें बता दिया था थोड़ा थोड़ा, कि सबसे पहले कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो पहले चैप्टर में ही था ये तो।
पहले चैप्टर की पहली दूसरी रिएक्शन थी, मतलब कहना चाहिए। तो आप मान लो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये कॉमन रिएक्शन है सभी के लिए, ज़्यादातर सभी में। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो नहीं रिएक्ट करते एसिड से, डाइल्यूट से। कॉमन रिएक्शन जैसे जितने भी आपके, एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई दे मैंने, केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। आप देखो, है मतलब हाइड्रोजन हो गया। अब जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं, वो सारे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसलिए नीचे वाले जो मेटल से आप रिएक्ट कराओगे, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये नहीं डिस्प्लेस करेंगे, ये डिस्प्लेस कर देंगे। पीटी, एडी कहाँ है, एल है वो। तो अगर हम मान लो जिंक मेटल लेते हैं और यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, या मान लो एल्यूमिनियम मेटल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होगा, क्या बनाएगा ये, ZnCl2, ये क्या बनाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस क्या, H2, और यहाँ पे भी H2। अब एक और बात देखो कि अगर मैं Zn को ही इस वाले एसिड से रिएक्ट कराता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगी, यही हाइड्रोजन ही निकलेगी। लेकिन दोनों के हाइड्रोजन में निकलने का जो रेट होगा वो किस में ज़्यादा होगा, Zn था, ये Zn यहाँ पर आ गया ना, ये जिंक एसीटेट बन गया, इसको जिंक एसीटेट कहते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना पीछे, 3 जो एसिड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कौन कौन से, HCl, H2SO4 और HNO। अब इन तीनों एसिड में से हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक, ये आपका कौन, कैसे पता लगेगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम स्ट्रॉन्ग है, तो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एक माचिस की तिल्ली लेके आओ, आपको पता चल जाएगा। जिसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन निकल रही होगी उसके अंदर पॉप साउंड की जो रेट है बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मतलब पटर पटर साउंड निकलेगी, और इस जगह पर पॉप साउंड बहुत ही धीरे धीरे होगी। इसका मतलब इसके अंदर से हाइड्रोजन बहुत धीरे धीरे रिवॉल्व हो रही है, और इसमें हाइड्रोजन का रेट है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है आपका वीक। तो जितने आपके खाने वाले एसिड होते हैं ना, जिसे एडिबल एसिड कहते हैं, जो प्लांट या एनिमल से जितने भी एसिड निकालते हैं हम, वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, बता दूँ आपको। ठीक है ना, जैसे एसिटिक एसिड हो गया विनेगर वाला, और ये कौन सा है नींबू वाला कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑरेंज वाला सिट्रिक एसिड होता गया, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इमली में कौन सा है टर्टरिक एसिड होता है, प्याज में सल्फनिक एसिड होता है, कुछ ऐसे ही। तो ये जितने भी एसिड होते हैं उन सब के अंदर रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा क्या होगा, कम होगा, और बाकी में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद बेस कैसे रिएक्ट करेंगे। अब बेस के मामले में बता दो कि बेस, सारे बेस रिएक्ट नहीं करते मेटल से, बहुत कम मेटल है, मतलब बहुत कम बेस हैं जो कुछ ही मेटल से क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। तो एक रिएक्शन आपको बेस की याद रखनी है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, और बाकी की इतनी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं। ये है जिंक। अगर जिंक को आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है वो NaOH होता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड किसी भी रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZNO2 प्लस में H2। बैलेंस करना मत भूलना, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं एक और मतलब जो सोडियम एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर जाता है हालांकि। ये समझ में आ गया? सर रिएक्टेंट साइड पर तीन एलिमेंट्स कैसे आ गए एक साथ? आ जाता है, ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है ना। रिएक्टेंट कहते हैं तो या प्रोडक्ट कह रहे हो? हाँ प्रोडक्ट। ये देखो ना Na प्लस होता है और ZNO, ये जिंकेट आयन होता है, ये सोडियम आयन, इसे जिंकेट आयन कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया? Zn2 प्लस होता है, ऑक्सीजन 2 माइनस होता है, 2 ऑक्सीजन होगी तो 4 माइनस हो गया, 4 में से 2 गया, क्या बच गया? 2। तो क्या चार्ज आ गया? माइनस का 2। सबका लॉजिक होता है। ये हाइड्रोजन गैस आ गई, एसिड थोड़ी है। कौन सा? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें रिएक्ट हो जाती हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं, अभी बताएंगे इसका भी रीजन, कुछ अगले वाले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ है। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, अब जैसे ना यहाँ पर देखो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे मेटल को एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं, जो दोनों का ही काम करते हैं। एम्फोटेरिक नहीं, वो अगले चैप्टर में कराऊंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं कुछ। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, अब है आगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद, एनसीईआरटी भी निकालते जाओ एक बार, और उसके साथ में टॉपिक वाइज कराएंगे। ध्यान रखना कि जैसे पहला आपका टॉपिक यही था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद, क्या नाम है, एसिड, या रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड एंड बेस विद मेटल। अब आगे क्या है आपका टॉपिक? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल कार्बोनेट। यही है कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ना, यही है सर। बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। अब उसको चेंज मत कर लेना, एक ही बात होती है, हाइड्रोजन कार्बन बाई कार्बोनेट। ठीक है, जैसे भूमि और धरती एक ही होती है ना, वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और बाई कार्बोनेट एक ही होता है। ठीक है, तो एसिड और बेस से कैसे रिएक्ट करते हैं? यहाँ लिखो मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कौन से होते हैं आपके? सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कार्बोनेट होता है वो सारे के सारे मेटल कार्बोनेट होते हैं। अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेस रिएक्ट नहीं करते, ध्यान रखना, एसिड से ही रिएक्ट कराना है तुम्हें। यहाँ बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस में क्या बनेगा? H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके दो कॉमन प्रोडक्ट रहेंगे, चाहे कोई भी मेटल कार्बोनेट हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मेटल कार्बोनेट में। सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा? बोलो किसी मेटल कार्बोनेट का नाम। चलो उन्होंने बोल दिया, जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, वैसे हमें कोई और ले रहे थे। ठीक है, तो क्या बनेगा? पूरा करो ये वाली रिएक्शन। हाँ भी, क्या बना? ZnCl2। बाकी के प्रोडक्ट हम उनसे पूछते हैं ना, जब बोलना नहीं था तुम्हें। हाँ भी, अगला प्रोडक्ट बताओ कौन से होंगे?
ZnCl2 के बाद रुक जाओ। ये बताना है कि जिंक कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस में और क्या बनेगा? अब बताओ कहाँ गए बाकी के? कहना ना बाकी के कहाँ जाएंगे? हो गए ना? ऐसे ही कोई भी हो, जैसे ये अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराता हूँ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना। घर में होता है ना खाने वाला सोडा, उसका यही वाला फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका भी अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें भी क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट NaCl और बाकी का आपका कॉमन प्रोडक्ट है क्या क्या? H2 और CO2, और बाकी तो आपको कॉम्बो करना है बैलेंस। अगर बैलेंस ऑलरेडी है ये तो छोड़ो फिर, ठीक है ना? कोई भी हो, इवन अगर मैं यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट भी लेता हूँ तो भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड किसी रेट कराओगे तब भी आपका क्या आएगा? कॉपर क्लोराइड प्लस H2O और प्लस CO2। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक टेस्ट होता है, अगर ध्यान हो तुम लोगों को, किसमें? लाइम वाटर में, इंग्लिश में चूने का पानी कहते हैं इसे, ठीक है? तो पता है कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस, के आपका लिखा होगा कौन सा नीचे वाला जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक माना जाएगा, ये लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज बेसिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक। पहला होगा सिट्रिक, क्या नाम है, मैं लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट है। दूसरा होगा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा होगा लाइम वाटर, ठीक है, चौथा होगा लेमन वाटर, लेमन सोडा। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एसिडिक नहीं है? लेमन सोडा का फॉर्मूला? CO2 ये एसिडिक गैस होती है, ये एसिडिक गैस होती है। रेन वाटर इसी से बिल के साथ एसिडिक रेन बनता है, तो अपने आप ही एसिडिक हो गई। लेमन अपने आप लेमन आ गया, लेमन में कौन सा होता है? लाइम वाटर, चूना होता है, तो बेसिक हो गया। चूना नहीं है, हमें गाढ़ा चूना। चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो HN आ गया। कौन सा माना जाएगा ये? बेसिक। जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? CaCO3 प्लस H2। अब ये मिल्की हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। कौन सा होगा? मिल्की होगा। क्यों मिल्की होगा? इसका रीजन है क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कलर कौन सा होता है? वाइट कलर होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर
It turns milky due to the suspension of calcium carbonate in water. सर प्लीज ठीक है, लेकिन एक और बात देखो आगे भी है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सिस में पास करो, इसी के अंदर से जो मिल्की था ना ये, इसमें और लॉन्गर टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहो लाइम वाटर के अंदर से, क्या होगा? मिल्कीनेस डिसअपीयर। देखो, अगर हम यहाँ पर जो काकू बना था वाटर के साथ में, अगर इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा जो आपका कलरलेस होगा। तो इफ एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर देन इट appear into the colorless solution due to the formation of calcium hydrogen carbonate. Then ये ऐसे भी लिख सकते हैं, then milkiness disappear, milkiness क्या हो जाएगी? disappear हो जाएगी due to the formation of colorless solution calcium bicarbonate. तो ये बहुत बार आ जाता है कि इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर देन व्हाट हैपन, तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना इस बात का। ये समझ में आ गया? तो चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, जिंक कार्बोनेट हो, कुछ भी, कोई भी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है तो उसके अंदर बाई प्रोडक्ट इस तरह से ही बनेंगे। ठीक है, आगे टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ द एसिड बेस एक दूसरे से कैसे रेट करेंगे? ये क्या है? अभी क्या बताया था? एसिड और ये क्या है? बेस क्या बना? सॉल्ट। और ये वाटर। बस, तो यही रिएक्शन है। तो एसिड और बेस रिएक्शन कैसे होती है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड, पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो जब तुम पहली क्लास में एडमिशन लिया था। ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है आपकी? एक्जो होती है, एंडो होती है? एक्जोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्जोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्जोथर्मिक। और दूसरा टर्म कैसे कर सकते हैं? और कौन सी रिएक्शन होगी एक्जोथर्मिक के अलावा? हम लिखते हैं, यहाँ पर भी बताना। यहाँ पर लिख देते हैं हम NaOH, यहाँ पर लिख देते हैं HCl। ठीक है, क्या बनेगा? NaCl और H2O। ठीक है, पीछे की चौथी जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं वो बताओ ये और दूसरे टाइप की कौन सी रिएक्शन है? 4-4 के पेयर के हिसाब से पूछेंगे। क्या बताना सर? एक्जोथर्मिक रिएक्शन बता दी हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता दी हमने, एक और टाइप की रिएक्शन है ये। शांत हो जाओ तुम बस अब। तो NOH सेल वाला समझ में आ गया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक्जोथर्मिक भी होती है क्योंकि इसमें क्या है? हीट निकलती है। ठीक है, आगे टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ द मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड? 2 घंटे नहीं बना। मैं इस बिना किसी और दूसरे, देखो क्या है अब है। हाँ, सारे चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। रिकॉर्ड कर लेंगे। अगली क्लास में कैंसिल ही कर दूंगा फिर, क्योंकि बोर ही होते हो तुम, और क्या होगे फिर, कर लेने का फायदा ही नहीं है। देखो क्या है आगे कि मेटल ऑक्साइड कौन से हैं आपके? जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया,
अच्छा, मैं पहले कॉमन रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मेटल ऑक्साइड की, क्योंकि ये भी आपका दिए ना, आपका बेस है ये, और ये क्या है आपका एसिड है, और यहाँ पे क्या बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर किसी मेटल ऑक्साइड से भी किसी एसिड से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस में वाटर। तो आप बता सकते हो मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर होगा, बेसिक होगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन से हम कंपेयर करते हैं ऊपर वाली से, कि जब भी एसिड किसी भी मेटल के साथ या किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर है, तो आपका 100% कौन सा नेचर होगा इसका, बेसिक नेचर होगा। क्योंकि अब आप ये देखो, जो एसिड है वो बेस से ही रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, किसी और के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई और कंपाउंड बनाएगा, फिर वो उसके साथ बाई प्रोडक्ट जो बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी कंपाउंड के साथ में एसिड रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका सॉल्ट माना जाएगा। कार्बोनेट या कोई भी इस तरह से बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, वो हम बता देंगे कि बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है, आगे बताएंगे ये। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ले लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, पोटासियम ऑक्साइड ले लिया, कुछ भी ले लो यहाँ पर, और इन सभी को किससे रिएक्ट करा दो, एसिड से रिएक्ट करा दो। एसिड कौन सा ले लेते हैं हम, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, हन्नू ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपका क्या होगा, क्या बनेगा इसके अंदर, Zn प्लस H2। बैलेंस नहीं कर रहा, ध्यान रखना, मैं ये मत सोचना कि वो फिर दोबारा बोलने के बाकी एलिमेंट का क्या होगा। यहाँ पर Na2SO4 प्लस H2, यहाँ पर KNO3 प्लस H2। तो सब के अंदर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। कैसे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे ना एसिडिक एसिड क्यों एसिडिक होते हैं, क्योंकि अगर इनको क्या करो, किससे रेट कराओ, बेस से रेट कराओ। बेस से अभी COH वाला कराया था ना, क्या बनाया था, सॉल्ट प्लस वाटर, CO3 प्लस में H2। ठीक है, तो इससे भी क्या पता चलता है हमें कि जो एसिडिक ये गैस है, मतलब जितनी भी नॉन मेटालिक गैस है, ये क्या होती है, एसिडिक। अब तुम कहोगे इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी एसिड है। लेकिन हमने क्या बोला है कि जनरली क्या होता है कि जितने भी एसिड होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। सॉल्ट कैसे पता चलता है, सॉल्ट एनाइन प्लस कैटाइन, एनाइन हो और कैटाइन हो तो जनरली क्या होता है, वो सॉल्ट होता है। बता एग्जांपल, NaCl, KCl, Na2SO4, CuCl2, समझ रहे हो। बस क्या नहीं होना चाहिए, जो वाले एसिडिक वाले H प्लस या OH माइनस, वो अगर मिल गए एनाइन तो वो आपका एसिडिक या बेसिक में पहुंच जाएगा। H और OH या NO3 वो अलग होता है, मतलब हाइड्रोजन वाला नहीं होना चाहिए। चलो खैर, अब हम जैसे बता रहे हैं कि जैसे ये आपकी क्या है, एसिडिक गैस है, हमें और कैसे पता चलेगा भाई इनमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अब हम पढ़ते हैं आगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे अमोनिया है, NH3, ये पता है बेसिक इन नेचर है, लेकिन इसमें तो OH नहीं है, इनमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें OH नहीं है, ये एसिडिक है, ये बेस है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये एसिडिक बेसिक का। अब हम आगे टॉपिक पर आते हैं इन्हीं चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द एसिड एंड बेस, यानी दोनों में कॉमन क्या है, एसिड में और बेस में। एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, ये पता नहीं 2.8 है या कौन सी है, 2.6 है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, 2.8 है। ये एक्टिविटी थोड़ी मतलब कर ली है आपको, इम्पोर्टेंट है।
तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आगे जैसे हम डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं पहले। एक ये ले लिया हमने, कोई मग, प्लास्टिक मग ले लिया, और इसके अंदर हमने तार यहाँ से बांध दी, एक यहाँ से तार बांध दी, और इन दोनों को एक यहाँ पर बल्ब लगा दिया हमने, और इस बल्ब को हमने यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ दिया। और एक हमने स्विच लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डिस्टिल वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर समझते हो ना, जो स्टीम वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। हमने क्या किया, ये बैटरी थी, इसको हमने स्विच ऑन कर दिया, क्या बल्ब जलेगा? क्यों? यस, वेरी गुड। वाटर आपका आयोनाइज नहीं होता। अब सबसे पहले इसकी भी बात समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट दो ही तरीके से करती है किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मटेरियल के बजाय। अगर कोई वो फिजिकल मटेरियल है, मटेरियल मतलब जिसको आप मेटल हो सकता है, आपका सॉलिड मैटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर कोई मटेरियल है सॉलिड वाला, तो ये तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। इसीलिए मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, क्यों? उसमें मेटल होते हैं फ्री, मेटल नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रॉन। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लोट करेंगे नहीं, वो तो इतने छोटे होते हैं, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा। फिर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है? उसमें होने चाहिए आयन, जो प्लस या माइनस का जो चार्ज होता है वही कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो दो ही चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मटेरियल में, या फिर फ्री आयन होने चाहिए जिसे मूव कर सके। अब जब हाइड्रोजन वाटर की बात करते हैं तो वाटर दो आयन का बना होता है, H+ और OH- का। तो ये जब बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है तो मान लो कि ये बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, पुअर आयोनाइजेबल है। मतलब 1,00,000 लीटर में से मुश्किल से 8-10 आयन होंगे जो इस तरह से करेंगे। 1,00,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से 1-2 आयन होगा जो करेगा, समझ रहे? तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा, उससे ज़्यादा तो हमारी बॉडी के अंदर आयन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इसके अंदर से। अब क्या करो, थोड़ा दारू डाल दो इसमें, देखो हंसी गए वो। एल्कोहल होती है ना, वो डाल दो। क्या अब बल्ब जलेगा? दिमाग की बत्ती जलेगी, उनकी तो जल जाएगी मुझे पता है, यहाँ जलेगी, यहाँ जलेगा बल्ब, यहाँ के दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब देखो एल्कोहल का फॉर्मूला देखो, ये जो दारू वाला फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, इसे कहता है इथेनॉल। क्या कहते हैं? इथेनॉल। हमने बताया था पीछे शायद जब वो फर्मेंटेशन हो रही थी। इसमें OH है लेकिन फिर भी आयोनाइज नहीं हुआ है। दारू डालने से यहाँ पर बत्ती नहीं जलेगी, यहाँ पर बल्ब का ग्लोइंग नहीं होगी, क्योंकि ये भी आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज नहीं होगा। वेरी वेरी पुअर आयोनाइजेबल, वाटर से भी कम है ये, बल्कि वाटर तब भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये तो उससे भी कम है। कुछ भी नहीं हुआ,
हमने क्या डाला इसके अंदर, हल्का सा ग्लूकोज डाल दिया, क्या वो आयोनाइज होगा? अभी भी नहीं होगा। शुगर डाल दी, घुल जाएगी सब, इससे भी आयोनाइज नहीं होगा। इतने सारी चीज़ें डाली, तो इन सब में कॉमन क्या है? इनसे कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होती। समझ रहे हो? अब हमने क्या किया, इसके अंदर हल्का सा क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब बताओ बल्ब जलेगा? बत्ती जल जाएगी तुरंत। HCl यहाँ पर जैसे ही डालोगे ये तुरंत H+ में और Cl- में अलग अलग हो जाएगा। इवन आप NaOH डालो HCl के बजाय, तो भी क्या होगा, Na+ और OH- माइनस करने से, अलग अलग करने से यहाँ पर बल्ब जल जाएगा। तो आपने देखा कि एसिड और बेस में कॉमन क्या हो गई? क्या कॉमन हो गई? फॉर्मेशन ऑफ आइंस। कि व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर बोथ फॉर्म द आइंस। इसमें कोई आयन नहीं बनने थे, लेकिन यहाँ पर क्या बन गए, दोनों एसिड बेस में आयन बन गए, क्योंकि आयन के बनने से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और बल्ब का ग्लोइंग हुई। ये इसके अंदर कॉमन हो गया। अब और आगे चलते हैं भाई, कौन से आयन बने हमें? तो जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, एसिड कौन सा आयन बनाएगा? हाइड्रोजन आयन। यानी एसिड जितने भी होंगे वो आपका कौन से बनाएंगे? हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। बेस जितने भी होंगे वो कौन सा आयन बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। H3O भी नहीं बनाता एसिड? अरे शांत हो जाओ, नहीं बनाएगा, OH ही बनाएगा फिलहाल नहीं एसिड ना। स्कूल की बात है, स्कूल के अंदर रहने दिया करो। हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा और ये H+ आयन बनाएगा, ठीक है। और कहाँ पे बनाएगा? ये वाटर के अंदर बनेगा ये, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये वाटर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता ये। अब जैसे हम वाटर को देखें तो अब हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि H+ एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा? H3O+। इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में मिलेगा? हाइड्रोजन आयन। अब तुम कहोगे ये दोनों कैसे मिल गए? भाई आप देखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज लेके आते हैं, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ से? इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे इनकी सॉल्ट अगले वाले चैप्टर में, कैसे बॉन्ड बनते हैं, वहाँ पर पता चलेगा। तो वाटर मतलब हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन बिकॉज दे कंबाइन विद द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म H3O+। H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसलिए टॉपिक के बीच में मत बोला कर, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन पीछे पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इनमें तो हाइड्रोजन नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या है ये एसिडिक है। एक और एक्टिविटी करते हैं इसके लिए जानने के लिए। कौन सी? देखो, इससे अगली वाली एक्टिविटी क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 2 डिलीवरी ट्यूब डालते हैं इसमें कॉर्क लगा के, कौन सी एक्टिविटी है? यहाँ पर हमने क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया। सर कौन सी एक्टिविटी है ये? अगली वाली हमने कॉमन सॉल्ट लिया है।
और यहाँ से डाला है हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डालने के बाद देखो इसके अंदर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जब ये कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो आपका क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए बोलो? Na2SO4 प्लस है, पूरा बताओ फॉर्मूला क्या? H4Cl2 कहाँ से बन गया? HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर होगा, वो किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो सब्सटेंस निकल रहा है, फ्यूम्स निकलेंगे, इसके ध्यान रखना, और उस फ्यूम का देखना है नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। फर्दर हम क्या करेंगे कि गैस फॉर्म तो यहाँ से निकल रही है, साथ में हम इसको एक गार्ड ट्यूब होती है, उस गार्ड ट्यूब के अंदर से हम इसको पास कर देंगे। इसके अंदर से कैल्शियम क्लोराइड की लेयर होती है यहाँ पर, CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा कि अगर यहाँ से ये जो गैस जा रही है, इस गैस को कम्प्लीटली मॉइस्चर होगी ना, उसको भी एक तरह से क्या कर लेगा, ये सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से जो जा रही थी जो गैस सेल निकलेगी, ये बिल्कुल क्या होगी, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड होगी, ठीक है ना। अब इसके साथ कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर डाल दिया। कई बार देखा होगा ना, बोतल के अंदर एक छोटे से क्रिस्टल से पड़े होते हैं, या कोई आप नई चीज़ लेके आओगे उसके अंदर डब्बे के अंदर होते हैं, वो एक्चुअली यही वाला डाला जाता है, जिससे कि अगर पानी वगैरह होगा तो वो क्या हो जाता है, ये चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे अंदर कोई रस्टिंग या कोई कोरोजन वगैरह नहीं होती उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए हमने डाला कि इसके मॉइस्चर को क्या कर ले, ये एब्जॉर्ब कर ले। अब क्या होगा कि जैसे ही ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लेके आओ यहाँ पर एक कौन से वाला लिटमस, ब्लू लिटमस लेके आओ, लेकिन ये जो ब्लू लिटमस है ये कौन सा है, आपका ड्राई है, ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। अब बताओ, ये ब्लू लिटमस, जैसे हमें पता है कि ब्लू लिटमस को एसिडिक रेड में कन्वर्ट करता है ना, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आने से रेड में कन्वर्ट होगा? होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अब इसका रीज़न हम समझते हैं क्यों नहीं होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज नॉट एसिडिक इन गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में कोई भी एसिडिक एसिड होता ही नहीं है, बल्कि वो नेचर दिखाएगा ही नहीं। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। अब तुम कहोगे कि फिर एसिड ये कैसे माना गया? अब ये देखो एसिडिक, अब मैं एक और देखो, अभी ये यहाँ पर नो चेंज हुई, नो चेंज इन कलर। अब मैं दूसरा करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया कि अब लिटमस पेपर लिया, लेकिन मॉइस्टेड लिया, मॉइस्टेड ब्लू लिटमस पेपर, मॉइस्टेड ब्लू मतलब गीला। तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर संपर्क में आएगी मॉइस्चर के साथ में, तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। यहाँ रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या पता चलता है इससे? ये पता चलता है कि अगर कोई एसिड
वाटर के कांटेक्ट में आएगा तभी उसका एसिडिक नेचर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस को हम एसिडिक देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन बन रहे या नहीं बन रहे, तो वो तभी हाइड्रोजन आयन बनेंगे व्हेन कम इन संपर्क विद वाटर। नो सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। ओनली हाइड्रोजन आयन will produce when any of the substance या acid come in contact with water। इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नहीं दिखती हमें, इसीलिए तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड नहीं है। एसिडिक नेचर तो हाइड्रोक्लोराइड भी नहीं थी यहाँ पर एसिड, लेकिन एसिडिक नेचर कब दिखाया? जब इसको वाटर मिला। समझ रहे हो? वाटर में जाएगा तब जा करके ये H प्लस H2O के अंदर होगा, तब जाके H प्लस और Cl माइनस आयन बनेंगे। समझ रहे हो? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड में सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं होगी। दैट्स वाई डू नॉट चेंज द ड्राई लिटमस ब्लू पेपर इनटू रेड बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दिस केस। यहाँ पर ये मॉइस्चर आ गया, वाटर मिल गया उसे, तो तुरंत हाइड्रोजन आयन बने, हाइड्रोजन आयन से एसिडिक नेचर पता लगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करो, क्या बनाएगा? H2CO3 यानी H प्लस और HCO3 बन गए आयन। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करो आप, क्या बनाएगा? H2SO3 यानी H प्लस और सल्फर हाइड्रोजन आयन बन गए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करो आप, क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड H प्लस और NO3 माइनस। अमोनिया है, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनने, लेकिन अगर वाटर में डिजोल्व करोगे इसे तो ये NH4 बनेगा, NH4OH। दैट्स मीन्स इट इज फॉर्मिंग द NH4 प्लस में OH माइनस। दैट्स वाई इट इज बेस। ये दोनों के लिए ट्रू है। नो एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर कैन बी शाउन बाई एनी ऑफ द एसिड और बेस विदाउट वाटर। जब वाटर होगा तभी वो हाइड्रोजन आयन बनेंगे या हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। अमोनिया अपने आप में बेस तभी होगी जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगी, और अदरवाइज ड्राई अमोनिया नाइदर इट इज एसिडिक नॉर इट इज बेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हम हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में ही क्यों कोई एक्टिविटी लिखने आ सकती है या क्यों नहीं कर सकता, ये सारा कुछ बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये वाली एक्टिविटी थी जो हम कह रहे थे, ये तो रखिए ना नीचे, समझ में आ गए? ठीक है ना? तो ये एसिड और बेस का अब आगे टॉपिक है आपका। ये सारी रिएक्शन दे रखी हैं, ध्यान रखना। एसिड का हो गया या बेस का हो गया? अच्छा, ये भी ध्यान रखना, सारे बेस डिजॉल्व नहीं होते ऐसे उसमें वाटर में, कुछ एसिड ही क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, सारे नहीं होते। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, और भी कई सारे वो होते हैं, क्या नाम है, जो बेस डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं हम एक और टॉपिक पर। ये छोटा सा टॉपिक और है, बैठ जाओ, छोटा सा टॉपिक और है, पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्या नाम है ना आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर तो अभी आधा भी नहीं हुआ है, 25% हो गया। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में शायद सुना हो। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है प्योर तेजाब,
प्योर तेजाब, जिससे हमारी स्किन क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। आप अगर एक पेज पलटो इसे तो इसका डेंजरस साइन भी बना होता है, इस तरह का साइन होता है जहाँ पर बर्निंग फैक्ट दिख दे रखा है। कई बार आ जाता है कि बताओ किसका साइन है ये, तो ये एसिड का साइन है। एसिड की बोतल पर ये वाला साइन लगा होता है, बना होता है कि अगर बाई चांस आप क्या नाम है वो डालोगे उसके ऊपर एसिड डालोगे तो वो कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। एसिड के अंदर देखो दूसरा होता है डाइल्यूट, जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होगा और वाटर क्या होगा, काफ़ी कम होगा। मतलब मान के चलो कि इसमें 90 से लेके 98% तक क्या होगा, एसिड होगा। कई बार 95 से 98 लिखा होता है, मैंने 90 लिख दिया। 2 से 8% तक क्या होता है, वाटर होता है, तो वो माना जाएगा आपका कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो यही वाला माना था, कंसंट्रेटेड। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है ये कि अगर जहाँ पर आप हाथ को डालोगे वो गल जाएगा, हाथ आपका पूरा मेल्ट हो जाएगा, ये मान के इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होती है और एसिड कंटेंट उल्टा हो जाता है। मतलब ऐसे मान के चलो, ये 90% तक क्या होगा, इसके अंदर वाटर होगा और 2 से 8% क्या होगा, इसके अंदर एसिड होगा। बाकी 2% मतलब 95 मान लो, 90 से लेके 95% तक, और वो 5 से 8 दो कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब 90 से ऊपर, मतलब मोटा मोटा 90% तक मान के चलो आप। भाई 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है। मतलब पानी उसके अंदर ज़्यादा होता है, कहने का मतलब यह है, वो माना जाएगा आपका डाइल्यूट एसिड। लेकिन डाइल्यूट एसिड जो बनाते हैं ना, वो किससे बनाते हैं हम? डाइल्यूट एसिड बनाएंगे कंसनट्रेटेड एसिड से ही, लेकिन बनाएंगे कैसे? सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन यही है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कंसनट्रेटेड एसिड। आपके पास दो तरीके हैं। क्या है कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है कंसनट्रेटेड एसिड और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है वाटर। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको डाइल्यूट करना तो वाटर मिला दो इसके अंदर, भाई वाटर ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इसको इसके अंदर मिला दो। तो तरीका कौन सा होगा? हम वाटर को एसिड के अंदर मिलाएंगे या एसिड को वाटर के अंदर मिलाएंगे? क्यों, इसमें भी तो वाटर मिला सकते हैं, कम ले लेते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम ले लेते हैं। मान लो ये 1 लीटर पानी है, ये सिर्फ 10 मिलीलीटर है, तो स्टीम कुछ नहीं करती है ना, ऑन करती है। ये 10 मिलीलीटर है, वाटर वाला इसमें डाला है। समझे? तो कैसे बनाएंगे हम डाइल्यूट एसिड को? किससे किसी के साथ में डालेंगे हम? वाटर के साथ में। देखो हमें क्या करना है, वी प्रिपेयर द डाइल्यूट एसिड। अब ध्यान से सुनो, वी प्रिपेयर द डाइल्यूट एसिड बाय एडिंग एसिड टू द वाटर। वाटर को एसिड में ही डालते हैं। वी प्रिपेयर द डाइल्यूट एसिड बाय एडिंग एसिड टू द वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। समझ रहे हो? क्यों कि इफ वी ऐड वाटर टू द एसिड देन दिस डाइल्यूशन प्रोसेस इज अ वेरी हाईली एक्जोथर्मिक। जब भी हम दोनों को मिलाते हैं ना, तो हाईली एक्जोथर्मिक, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। तो अगर हम वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो इट रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट हीट कैन ब्रेक द टेस्ट ट्यूब। इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि टेस्ट ट्यूब भी क्या हो सकती है, उसमें बर्स्ट हो सकती है, एंड कंटेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब कैन स्प्लैश आउट एंड कैन बर्न अस, हार्म अस। इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी
फट जाएगी और जो कंटेंट एसिड का है अंदर वो हमारे ऊपर ही गिर जाएगा और हमें क्या इंज्योर कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि एसिड को वाटर में डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप विद अ कांस्टेंट स्ट्रिंग। कांस्टेंट स्ट्रिंग क्यों डाला हमने कि जो ड्रॉप टू ड्रॉप हम डाल रहे हैं उससे भी तो हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट क्या हो जाएगी पूरे सॉल्यूशन में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे कि सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। समझ रहे हो? एडिंग ऑफ द एसिड टू द वाटर to form the dilute acid per unit volume of solution, to form the per unit volume of dilute solution is called a dilution। एक डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर नीचे वाले पैराग्राफ में सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, ये जो लिखा हुआ है लिखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड ना एसिड एंड बेस है या एसिड और बेस इन with water हाँ इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये डेफिनेशन याद करनी है, ध्यान रखना। और डाइल्यूशन प्रोसेस हमेशा क्या होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब एक बात कॉमन क्वेश्चन इसके अंदर जो बनते हैं, मैंने ये पहले वाटर था इसमें एसिड मिला दिया, एसिड मिला दिया इसके अंदर। अब बताना है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तुम बताओगे भी, चलो ठीक है, हाँ पीछे दो बताओगे। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ेगी या कम होगी? अगर हमने एसिड को इस वाटर के अंदर डाल के डाइल्यूट कर दिया इसे, तो इसमें ये बताना है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हैं डिक्रीज होगी। हाँ भाई तुम बताओ। हाँ एसिड को हमने वाटर के अंदर डाल दिया, डाइल्यूट एसिड बना दिया इसे, पहले वाटर था अब डाइल्यूट एसिड हो गया। तो अब ये बताना है कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। उन्होंने डिक्रीज बोला, हो सकता है गलत भी हो सही भी हो, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। जल्दी, इतना टाइम नहीं है। डिक्रीज बोलो भी, इंक्रीज हो जाएगी शायद, वाटर में हाइड्रोजन हो जाएगा। भविक डिक्रीज। अब मत ये ना तो कहना मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम तो हो ही नहीं घर यहाँ पर ना आए। इंक्रीज पीछे से हैं इंक्रीज, जोर से बोला बात तो क्या बोला है इन्होंने? अब एक बात देखो, एक कॉमन चीज़ सुनो, अब अपने आप आंसर पता चलेगा। ये शुगर सॉल्यूशन बना हुआ है, शुगर ज़्यादा ऑब्वियसली हाइड्रोजन मतलब क्योंकि एसिड है, मान लो शुगर सॉल्यूशन है, ये नॉर्मल वाटर है, हमने शुगर सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, ठीक है, तो ये मीठा होगा या फीका होगा? हैं फीका हो जाएगा, मीठा होगा। किसकी वजह से मीठा हुआ? शुगर की वजह से मीठा हुआ। किसके आयन आए इसके अंदर? शुगर के आयन आए। अब इसको हमने एसिड था ये कंसनट्रेटेड वाला शुगर की तरह, जिसमें ऑब्वियसली कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक कब होता है? हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस से, क्योंकि एसिड हाइड्रोजन आयन ही देते हैं, देते नहीं देते। अब हमने इसको इसमें डाल दिया, अब इसमें तो पहले था ही नहीं, फिर तो फीका था, यानी फीके का मतलब क्या, पहले तो हाइड्रोजन आयन थे ही नहीं इसमें। अब हमने ये वाला डाल दिया, तो अब बताओ हाइड्रोजन आयन कम होंगे ज़्यादा होंगे इसमें? हैं फिर कम क्यों बोल रहे? मैं ज़्यादा बोल रहा था। अरे कितना कॉमन बात है ये तो। एसिड मतलब अगर हम डाल रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन डाल रहे हैं उसके अंदर हम, एसिड या बेस किसी के अंदर अगर मिला रहे हैं, एसिड या बेस, तो इसका मतलब एसिड डाल रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की संख्या को इंक्रीज कर रहे हैं हम।
बेस डाल रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या को नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, अगर ये पहले से ही मान लो डाइल्यूट एसिड है और इसमें वाटर डाल दिया हमने, अब पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब पहले ये शुगर सॉल्यूशन था, हमने पानी में डाल दिया तो कम मीठा हो जाएगा, पहले जैसा मीठा थोड़ा ही रहेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर हम पहले से डाइल्यूट एसिड है, इसमें अगर हमने वाटर ऐड करेंगे तो इस वाटर ऐड करने वाले सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन पूछी जाए कि बताओ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कम होगी, तो अब डिक्रीज हो जाएगी अगर वाटर डालोगे तो, और एसिड डालोगे तो इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो? ध्यान रखना है। अब समझ में आ गया ना? अब पिटने के लिए सारे तैयार हो? अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के पास। हमारा तो हो गया क्लास 6:30 बजे।